22 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करते हैं। टॉक्सिक गैस किल्स 20 इन सिक्किम टनल, एफर्ट्स ऑन टू सेव 5 वर्कर्स। तो सिक्किम के अंदर टॉक्सिक गैस नहीं, सडन रिलीज ऑफ सस्पेक्टेड मीथेन गैस in Sikkim under construction tunnel of NHPC, that is National Hydroelectric Power Corporation in Namchi district of Sikkim. ठीक है ना? killed 20. Now we are writing so that आपको पता चले कितना सीरियस है ये। ठीक है ना? सिक्किम में मीथेन गैस लीक हुई टनल कंस्ट्रक्शन के टाइम पर और ये हो गया। एनएचपीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है हमसे। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस। नाउ वी नीड टू नो हु इज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, कांग्रेस। ठीक है ना? तो ये आप सेपरेटली कहीं नोट कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कौन सी है? कांग्रेस इज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है ना? ना पेपर लीक के बारे में करा, बोल रहे हैं पेपर लीक। ठीक है, इसमें से कुछ नोट करने वाले हैं। जेल्ड यूएस नेशनल गेट्स कोर्ट नॉट फॉर स्पेशल राइट। तो जेल्ड एनआईए कोर्ट अलाउड अ प्ली बाय यूएस नेशनल ऑन अक्यूज्ड इन टेरर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, अक्यूज्ड इन लिखेंगे, अक्यूज्ड इन टेरर कॉन्स्पिरेसी यूएस नेशनल मैथ्यू Aaron Van Dyke gets permission for protein-rich American-style diet. NIA कोर्ट ने अलाउ किया। NIA कोर्ट allowed. What does NIA stand for? It stands for National Investigation Agency. ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। कहाँ पर है? दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। दिल्ली तिहाड़ जेल में है ये। ठीक है, क्या नाम है? नाम है मैथ्यू आरन वॉन डाइक। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। एससी फ्रीज केरला वक्फ बोर्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट सुपरविजन। तो केरला वक्फ बोर्ड को स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन से आज़ाद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट लिबरेटेड द केरला वक्फ बोर्ड फ्रॉम सुपरविजन ऑफ स्टेट ऑफिशियल, इंडिकेटिंग इट कैन जुडिशियली इंटरवीन इन केस ऑफ एग्रीगियस इंटरफेरेंस इन अ स्टैट्यूटरी। वो कह रहे हैं कि इंटरफेयर नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है अगर कोई बैड शॉकिंगली कुछ होल्ड रख रहा हो। हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई रखना है। ठीक है, द इंटरिम कोर्ट वाज एंड ऑर्डर वाज पास बेस्ड ऑन अ रिट पिटिशन फाइल सेड दैट द बोर्ड वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू उम्मीद एक्ट। द एक्ट रिक्वायर्स द इंक्लूजन ऑफ नॉन। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला था कि हाँ भाई करो आप सुपरविजन। ठीक है ना? यहाँ पर एलिगेशन ये था कि हाई कोर्ट लिखेंगे यहाँ पर, हाई कोर्ट इंटरिम ऑर्डर वॉज बेस्ड कि ये उम्मीद एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। व्हाट डज उम्मीद एक्ट स्टैंड फॉर? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025। ठीक है, इट स्टैंड फॉर दिस। The act requires the inclusion of 2 non-Muslims and a Shia member on the board. 2 non-Muslims और Shia member board पे होने चाहिए, क्योंकि ये फॉलो नहीं किया गया था इसलिए। तो वो कहने कि नो दिस इज इंटरफेरेंस, सुप्रीम कोर्ट ने बना कर दिया। अब वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में SIR कंडक्ट किया, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कंडक्ट हुई। ठीक है, अब उसमें जो लोग SIR में नहीं आए हैं, वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं, उनके नाम जो
गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें से भी रिमूव कर दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट एक्सक्लूजन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स cannot have consequences unrelated to voting। क्या कह रहे हैं वो, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वेस्ट बंगाल में जिनका नाम एसआईआर में नहीं आया या कहीं पर भी एसआईआर में नहीं आया है, वो उनको उनकी कॉन्सिक्वेंसीज, क्योंकि वो वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं तो वो वोटिंग से रिलेटेड ही उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स दैट linked welfare benefits and official caste certifications to the outcome of SIR of इलेक्टोरल रोल्स। मतलब अगर आपका इलेक्टोरल रोल्स में नाम नहीं आया है, आप इनमें भी, आप वेलफेयर स्कीम से भी बाहर हो जाओगे। यहाँ पे कौन सी ट्रांसफर स्कीम है, अन्नपूर्णा योजना, दैट इज द कैश ट्रांसफर स्कीम। अन्नपूर्णा योजना कौन सी है, कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर वुमेन। ठीक है ना। उसके बाद पॉलिटिकल माइनफील्ड्स, द ओनली थिंग दे कैन डू इज दे हैव फाइल्ड अपील्स बिफोर एसआईआर ट्रिब्यूनल्स। ठीक है ना, अनलेस दे हैव फाइल्ड अपील्स। नाउ पॉलिटिकल माइनफील्ड्स, एंडी बर्नम द फॉर्मर मेयर ऑफ, नाउ यहाँ पर पीएम ऑफ यूके, ठीक है, हमें पता है कौन है, बार बार नाम पूछ रहे हैं, बता रही हूँ मैं, एंडी बर्नहम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ही इज द फॉर्मर मेयर ऑफ विच प्लेस, फॉर्मर मेयर ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर, फॉर्मर मेयर ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर। ठीक है, मैनचेस्टर तो एक टीम भी है ना, तो मैनचेस्टर, ये ग्रेटर लगा दिया, हो गया। उसके बाद आस्क अ ग्रैंड मदर इन इंडिया व्हाट हैज चेंज सिंस द हर टाइम, फर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, 11 जुलाई को। ठीक है ना, एक और एक 11, 11 जुलाई। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। UNFPA released the Demographic Future Survey, the largest study of its kind, with over 108,000 young adults surveyed across 73 countries. It asked a simple question, not whether young people still wanted partnership and family, but what understood between them and it। वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हें परिवार क्यों नहीं चाहिए। This year's India's Ministry of Health and Welfare set the theme healthy timing and spacing of pregnancy, or HTSP, a reminder that at the heart of every demographic number is a question of choice, whether young people can decide freely on their own time when and how to build their families। India's fertility rate has settled to 2 children per woman and replacement is 2.1। मतलब India is going to see a fall in population। Fall in population is no more a good news. Why? Because the countries who have seen a fall in population like Japan and South Korea, the things have not been great for them, right? तो उसके बाद यहाँ पर इंडिया की मिनिस्ट्री का क्या थीम था, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर set the theme healthy timing and spacing of pregnancies। अब टाइमिंग जो है वो हेल्दी फाइनेंशियली देखती है या फिर हेल्दी एज टू द हेल्थ ऑफ द वुमेन हु इज गिविंग द बर्थ और द मैन हु इज टू बी द पार्ट ऑफ द फैमिली, दैट वी नीड टू हैव अवर ओन पर्सपेक्टिव्स। तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट क्या है, इंडिया फर्टिलिटी रेट इज 2 children per woman। ऑलमोस्ट हर वुमेन 2 बच्चे पैदा कर दे रही है, ठीक है, इंडिया में।
एंड बिलो रिप्लेसमेंट रेट, अगर जितने जा रहे हैं उतने आने भी चाहिए उस हिसाब से 2.1, मतलब ऑलमोस्ट 3 बच्चे हर औरत पैदा करे तब जाके पूरा होगा। ठीक है ना। अब आपका होमवर्क है यूएनएफपीए का फुल फॉर्म खुद ढूंढना है। यूएनएफपीए का फुल फॉर्म खुद ढूंढना है, ये आता है, बहुत पीवाईक्यू है ये। The India-UK Comprehensive Economic Trade Agreement, which came into force on 15th July. This is very very important. 15th July कब आया है, came into being? यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 15th जुलाई। ठीक है, लिख ही लेते हैं। इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, that is CETA, came into force on 15th July 2026। अब इसमें क्या हुआ है फोर्स आने से? द गेन जीरो ड्यूटी असेस इंडिया, गेन इज द इंडिया इज द गेन फॉर इंडिया, ये पूरा लिखेंगे, गेन फॉर इंडिया इज द जीरो ड्यूटी असेस secured for 99% of Indian exports to the UK। अब इसका फायदा किसको मिलने वाला है? टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, मेरीन प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, जेम्स। ठीक है, recognizing the UK's new steel measures that came into effect on 1st July, both sides have agreed on arrangement that protect commercial interests। ठीक है ना, तो यहाँ पे यूके न्यू स्टील मेजर्स भी इफेक्ट में आ गया 1 जुलाई से, तो ये कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के। उसके बाद आता है पार्लियामेंट इज सेट टू टेक अप द कमिंग मॉनसून सेशन, अपॉइंटेड बाय द रिपोर्ट द कमिटी अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे जस्टिस यशवंत वर्मा वाला सीन है, जस्टिस यशवंत वर्मा। तो जस्टिस यशवंत वर्मा की जो रिपोर्ट है अभी तक पिक नहीं करी है, रिपोर्ट ऑफ कमिटी अपॉइंटेड बाय, रिपोर्ट ऑफ कमिटी अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है ना, ये रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट स्पीकर को मिल चुकी है। ठीक है ना, अब ये अपॉइंटमेंट किसने करी थी? स्पीकर ने। हु मेड द अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट किसने करी? स्पीकर ने अपॉइंटमेंट करी है। ठीक है ना, स्पीकर ने अपॉइंटमेंट करी है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का, इसके अंदर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1969 में। अब इसके अंदर व्हाट हैज बीन, क्या मिला है, क्यों अपॉइंट करी गई? टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस ऑफ misbehavior against former High Court Judge यशवंत वर्मा। ठीक है, now he has resigned, the allegations against him rise from, what are the allegations? ठीक है ना, March 2025 when he was working as a Delhi High Court judge, partially burnt currency notes found in official residence। ठीक है, अब उसके बाद मिस्ट्री हो गई। ऑन वन हैंड 3 months आफ्टर हिज रेगुलेशन मिस्टर वर्मा कंटिन्यूज टू बी लिस्टेड एज दिस हैज गिवन राइज टू, अब ही हैज रिजाइंड।
ठीक है ना, रिजाइंड। अब रेजिग्नेशन कब हुआ, ही हैज रिजाइंड ऑन 9th April 2026, दिस गाय हैज रिजाइंड। ठीक है ना, अब डेजिग्नेशन हो गई है। मोस्टली जब ऐसे केसेस में जजेस करप्शन करते हैं, रिजाइन कर जाते हैं, तो कुछ भी नहीं होता है, तो रिपोर्ट क्लोज कर दी जाती है कि चलो अब ये रिजाइन तो कर ही गया, इसको जिंदगी की सबसे बड़ी पनिशमेंट तो मिल ही गई है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये है, इज मिस्टर वर्मा's रेजिग्नेशन subject to acceptance by the president? क्या प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करने की जरूरत है रेजिग्नेशन की, जनाब ने रेजिग्नेशन दे दिया तो वो अपने आप एक्सेप्ट हो गया? तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को पावर देते हैं कि वो रिजाइन कर सकते हैं और किसी को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है उनका रेजिग्नेशन, एंड वन ऑफ देम इज अ जज। द ऑफिसेज वेस्टिंग इनकम्बेंट्स प्रेसिडेंट और ये सब हैं, वन ऑफ देम इज अ जज, कि इनको देने की जरूरत ही नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है कि भाई हमने रिजाइन कर दिया, जय श्री राम, हो गया, बस खत्म, फिनिश। मतलब दिस इज अ वेरी बिग थिंग। एज अ जनरेशन हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भैया तुमने करप्शन करी तो हमें बताओ तो सही कि भैया क्या करप्शन हुई थी एट द फर्स्ट प्लेस। नहीं हुई थी तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर तो उसको क्लीन पिक्चर दे दो बेचारे को, फिर क्यों एक क्वेश्चन मार्क लेके वो जिंदगी भर जिए। ठीक है ना, करप्शन नहीं हुई, मे बी उसके पर्सनल पैसे थे वो, ठीक है ना, अब वो बता देंगे कहाँ से आई, तो करप्शन हुई नहीं तो वो क्लियर पिक्चर से जिएंगे जिंदगी भर। ठीक है, नहीं तो उनकी पुश्ते भी जानी जाएंगे कि यार इस बंदे ने कुछ किया था। ठीक है, अब करप्शन नहीं हुई है तो भाई क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, करप्शन हुई है तो हम आम आदमी को, हमें पता चल जाएगा कि भैया कितनी करप्ट है हमारी जुडिशरी, क्या कर सकती है, क्या लेवल ऑफ करप्शन है। और फिर जो अब जैसे इंटरनेशनल लॉ है ना, इंटरनेशनल लॉ कोई नहीं फॉलो करे तो क्या होता है, उसको क्रिटिसाइज ही करते हैं ना, क्या ये कंट्री है इसने नहीं अप्लाई किया, तो हम भी क्रिटिसाइज कर लेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एज अ क्वेश्चन दैट हिट्स माई माइंड। और ये सारे जो हैं ये अगर रिजाइन कर दे, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, स्पीकर ऑफ लोकसभा, एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है, इनकी मर्जी, इन्होंने कर दिया, जाओ। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द रेजिग्नेशन। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि भैया रिजाइन कर दिया तो कर दिया, हमें नहीं कोई कुछ पूछ सकता, विच इज रॉन्ग। इस पे जस्टिस एस फैजल अली ने जी ने यहाँ पर कहा था कि who held that a resigning judge could choose a future date and withdraw the resignation before the date, but justice reflected unanimous view of bench that no acceptance was needed। तो मतलब इन्होंने भी ये कहा कि नहीं भाई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती है, नोप्स। तो रेजिग्नेशन एक्ट्स एज ex proprio vigor automatically without requiring any extension, very very important legal term है। कैन जस्टिस वर्मा बी स्टिल बी हेल्ड, क्योंकि वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो जज हैं, तो क्या वो जज माने जाएंगे अभी भी? डू द प्रोसीडिंग सर्वाइव द रेजिग्नेशन, दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक जितने भी जज थे जिनके अगेंस्ट ये करप्शन की इंक्वायरी चली, वो इससे पहले कि उनको रिमूव करती लोकसभा राज्यसभा, वो पहले ही रिजाइन कर गए और उनकी रिपोर्ट्स बंद कर दी गई। ठीक है, शुड द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड? नाउ दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देना चाहिए? आप एक सरकारी ऑफिशियल को सस्पेंड कर देते हो, बाहर फेंक देते हो, फिर भी उसकी तो इंक्वायरी चलती रहती है ना, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं? ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क ourselves and the government and the judiciary also. The union government has released an updated series of index of core industries। ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट लिखेंगे has released an updated series of ICI, that is index of core industries। ठीक है ना, जो हमें क्या बताती है, मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, हाउ, क्या बताती है, हाउ मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन इंडियाज इकोनॉमी आर डूइंग।
ठीक है ना, और इनका बेस ईयर भी हमने चेंज कर दिया, तो ये बहुत ही बढ़िया हो गई हैं। ठीक है ना, बेस ईयर चेंज कर दिया। प्रीवियस आईसीआई का बेस ईयर क्या था, 2011 से 2012 था, और अब हमने बेस ईयर चेंज कर दिया है टू 2023, चेंज टू 2022 23। इससे हमें अपडेटेड डिटेल्स मिलेंगी, एंड नॉट ओनली दिस, हमने इसके अंदर इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज भी चेंज कर दी हैं। ठीक है ना, सेकेंड मेजर चेंज क्या किया है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेक्टर्स covered to 9 from previous 8। ठीक है, पहले 8 थे, अब 9 हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, ये सारे सेक्टर्स हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा फोर्थ पॉइंट में। ठीक है, आगे चलेंगे। सोनम वांगचुक शिफ्टेड फ्रॉम सरदारगंज हॉस्पिटल टू मेदांता, तो मेदांता में चले गए थे, ये नोट कर लेना। ठीक है ना, आगे की तो हमें स्टोरी पता है कि फास्ट खोल दिया गया था इनका। ट्रम्प इम्पोजेस 50% टेरिफ ऑन कैनेडियन गुड्स, यूएस प्रेसिडेंट ने 50% टेरिफ लगा दिया कैनेडियन गुड्स के ऊपर, ये नोट कर लो। ठीक है, यूएस अक्यूजेस क्यूबा स्पाई कैंपेन एडिंग लेफ्ट विंग टेररिज्म। ठीक है, अब क्यूबा के पीछे पड़ा है वेनेजुएला के बाद, तो ये नोट कर लो, टाइटल ही नोट करेंगे। ईद मिलीबैंड अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी, इंडियन बॉर्न कनिष्का नारायण हैंडल्स एआई। तो ये यूके के बारे में बात कर रहे हैं, यूके। ठीक है, हु इज द, ईद नहीं है, एड मिलीबैंड अपॉइंटेड, एड मिलीबैंड अपॉइंटेड यूके फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद लीजा नैंडी इज कल्चर सेक्रेटरी। कनिष्का नारायण, इंडियन बॉर्न कनिष्का नारायण, who is MP from, who is MP from Vale of Glamorgan in Wales. She is the AI minister. ठीक है, यूके में। क्लीन एनर्जी पुश इन इंडिया इज आंसर टू ट्रांजिशन। यूएन क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी कौन है, ये लिख दो, ये नोट कर लो। उसके बाद ट्रिब्यूनल ओवरटर्म्स मोस्ट फेमस चार्जेस अगेंस्ट ललित मोदी। ठीक है, एपिलेट ट्रिब्यूनल अंडर smugglers and foreign exchange manipulators forfeiture of property act। क्या है ये, सफेमा। overturned ED's finding and penalties against board of control for cricket in India, BCCI, former IPL chairman, former IPL chairman Lalit Modi in FEMA case relating to 2009 IPL's shift to South Africa. Now, what does FEMA stand for? FEMA stands for Foreign Exchange Management Act।
The ED had alleged that the BCI contravened FEMA provision by remitting funds overseas to तो इन्होंने मतलब ये गलत किया by sending funds overseas. A bench of tribunal ठीक है order dated. The order had imposed penalties on BCCI, Mr. Modi, former BCCI president, and its former chief manager. In the order tribunal, the ED's conclusion against set aside most of the conclusion. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो बहुत ही अमीर है, ठीक है ना, ये तो भाग गया दूसरी कंट्री में, 2009 से ये चला हुआ, 2016 में ये डिसाइड, 26 में ये डिसाइड हो रहा है. कोई मिडिल क्लास या गरीब होता है वो पहले तो प्रूव ही नहीं कर सकता था कि मैं ठीक हूँ. एंड इतना टाइम लिटिगेशन, we I have to question this. Judiciary needs to question itself. Very, very important thing. Okay, so this is 22nd July का The Hindu analysis. ठीक है.